नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, राजकीय महाविद्यालय डूडू। मैं आपको पढ़ा रही थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। मैंने आपको अनेक विशेषताएं बताई थी। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता व न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों का समन्वय। जैसे ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता का अनुमान डी लोमेने के इस कथन से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। जहां तक अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था का प्रश्न है, हेस्किन ने कहा है कि यह अनेक बातों में अमेरिकी राजनीतिक पद्धतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व तथा विश्व का सबसे बड़ा न्यायिक संगठन है। भारत में इन दोनों व्यवस्थाओं के मध्य मार्ग को अपनाया गया है, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है तथा जो भारतीय संविधान को एक विशिष्टता भी प्रदान करती है। यहाँ संसद की सर्वोच्चता को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन साथ ही उसे नियंत्रित भी किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के आदेश तथा संसदीय विधि को अवैध भी घोषित कर सकता है, जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो। न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। 42वें तथा 43वें संविधान संशोधन द्वारा संसदीय शक्ति में बढ़ोतरी व पुरानी स्थिति को पुनः प्रदान की गई है। पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, यानी शक्ति संतुलन कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष की ओर झुकता सा प्रतीत होता है, पर संविधान द्वारा संतुलित दृष्टि को अपनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यायपालिका यदि चाहे तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध भी घोषित कर सकती है। इसी जो प्रोविज़न है, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों को सुरक्षा, सिक्योरिटी टू माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस। संविधान निर्माता इस बात से पूरी तरह से परिचित थे कि बहुसंख्यक जनता या सत्ताधारी दल के स्वहित की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की संभावना हो सकती है, तो उन्होंने ऐसी किसी अवांछित संभावना के निराकरण के लिए दूरदर्शी प्रावधान भी दिए हैं। समाज के पिछड़े वर्ग जो हाशिए पर छूट गए हैं और उन्हें धीरे धीरे विकास की मुख्य धारा में शामिल करना आवश्यक है। साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी होना चाहिए। इसी समता पर आधारित सद्भावनापूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान के भाग 15 के 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेदों में विशेष प्रावधान यथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए विशेष व्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा व विधान सभा में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण आदि की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि समता समाज की स्थापना, समतापूर्ण समाज की स्थापना को स्थापित किया जा सके। यानी एक ऐसे समाज की स्थापना की जा सके जिसमें कि सभी नागरिकों को समानता की स्थिति प्राप्त हो सके। उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए केंद्रीय व राज्य विधानमंडलों तथा सरकारी नौकरियों के आरक्षण की मांग भी उठाई जा रही है। संविधान के 73वें व 74वें संशोधन द्वारा ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए विशेष स्थान आरक्षित किए गए हैं। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% स्थानों के आरक्षण से संबंधित विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और अब वह लोकसभा में पारित हो चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों को समुचित विकास का लक्ष्य प्रदान किया जा सके, इसलिए ये व्यवस्थाएं संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत की गई हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है एक राजभाषा, वन नेशनल लैंग्वेज।
भारत क्योंकि बहुभाषी देश है, यहाँ पर कहते हैं कि हर 15 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाती है, ऐसा देश है जहाँ पर लैंग्वेज की जो चेंज होने की जो स्थितियाँ हैं वो हर 15-20 किलोमीटर पर आपको देखी जा सकती है। तो ऐसे में एक राष्ट्रभाषा का होना एक गौरवपूर्ण बात भी हो सकती है। तो ये तथ्य यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यहाँ लंबे समय तक सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में ही होता था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर काम कर रहे थे तब अंग्रेजी भाषा में ही सारे काम होते थे। अंग्रेजी भाषा लंबे समय तक अभिजात वर्ग व बुद्धिजीवियों की भाषा के रूप में जानी जाती रही है। यह स्थिति किसी भी स्वतंत्र देश के लिए आत्मसम्मानजनक नहीं है। देश की भाषाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त हो तथा साथ ही संपूर्ण देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा हो, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं के संबंध में व्यवस्था की गई है। संविधान क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और सम्मान की भावना के साथ देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को एक ऐसी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करता है जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए संपर्क भाषा के उद्देश्य को पूरा कर सके और देश को भावनात्मक सूत्र में बांधने का पुनीत कार्य भी कर सके। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करे। जैसे अभी मोदी जी ने कैंपेन किया था कि सारे जो ऑफिस के काम होंगे वो हिंदी भाषा में ही किए जाएंगे। इससे पहले बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे ऑफिसेस ऐसे थे जिसमें अंग्रेज़ी भाषा को प्रमुखता प्रदान की गई थी, लेकिन अभी ये कहा जाता है कि आप सारे जो काम होंगे वो हिंदी में ही किए जाएंगे। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का स्वस्थ और साथ साथ विकास के उद्देश्य से 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में प्रयुक्त रूप पद शैली को आत्मसात करें और आवश्यक हो तो मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण कर उसकी समृद्धि भी सुनिश्चित करें। ये भी जिम्मा भारतीय संविधान को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है इसके इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में आपात की स्थिति को लागू करने के लिए निर्देश देता है। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपात स्थिति लागू की जा सकती है। तीसरा, वित्तीय स्थायित्व के संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी की जा सकती है। आपातकालीन स्थिति लागू होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी हिस्से का शासन राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आ जाता है। ऐसे में देश का संघीय स्वरूप एकात्मक कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है राष्ट्रपति। देश की एकता का प्रतीक उन्हें कहा जाता है। प्रेसिडेंट द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। भारत में राष्ट्र का प्रतीकात्मक अध्यक्ष वंशानुगत न होकर के, जैसे मैंने राजा के बारे में बताया था कि ब्रिटेन में जैसे राजा है, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर वो वंशानुगत न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति होता है। केंद्रीय सरकार के समस्त कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं तथा वह भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और इस स्थिति में संपूर्ण देश या देश के किसी भी भाग का शासन उसके क्षेत्राधिकार में आ जाता है। वह राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, उनके प्रतिवेदनों के माध्यम से राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त करता है, विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है, विदेशी राजदूत उसे अपना परिचय पत्र भेंट करते हैं। ये सभी व्यवस्थाएं राष्ट्रपति के राष्ट्र प्रमुख स्वरूप को ही स्पष्ट करती है। देश की एकता और सत्ता को भी प्रतीक के रूप में मानी जा सकती हैं। नेक्स्ट है जो विशेषता है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य। गोल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड वर्ल्ड फ्रेटर्निटी।
भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप भारतीय संविधान भी विश्व शांति और सह अस्तित्व के जीवन दर्शन को दर्शाता है। जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि भारत सदैव से ही, प्राचीन काल से ही वासुदेव कुटुंबकम के ध्येय को लेकर चलता है। संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत न तो किसी देश की सीमा या आंतरिक मामले में अतिक्रमण या हस्तक्षेप करता है, न ही करवाना चाहता है, न स्वयं के मामले में किसी दूसरे के अतिक्रमण या हस्तक्षेप को बर्दाश्त करना चाहता है। इसी अंतर्राष्ट्रीय भावना के अनुरूप भारत ने पंचशील व असंलग्नता की नीति का अनुसरण किया है। अगर आप पढ़ेंगे पंचशील का सिद्धांत जो नेहरू जी ने दिया था, तो आपको ये सिद्धांत और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है जो 21वीं विशेषता है, वो है समरस समाज की स्थापना का स्वप्न, ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग हार्मोनियस सोसाइटी। संविधान के विभिन्न प्रावधानों से ये स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता भारत को एक ऐसे समाज और राष्ट्र होने का स्वप्न देखते थे जो जन कल्याण पर आधारित हो, जहाँ कोई भी वर्ग उपेक्षित अनुभव न करे, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने की सुविधा सभी को प्राप्त हो तथा ऐसा समाज भेदभाव रहित हो। देश के बच्चे, वृद्ध, विकलांग, पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं आदि सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हों और लाभ प्राप्त हों। ऐसा आदर्श लक्ष्य थोड़े समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दिशा में सतत प्रयास से धीरे धीरे स्थिति में वांछित परिवर्तन की संभावनाएं हैं और संविधान के विभिन्न प्रावधानों से ये भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। तो मैंने आपको मोटे मोटे रूप में 20-21 विशेषताएं भारतीय संविधान की बताई हैं, जिनमें हम भारतीय संविधान को काफ़ी कुछ तरीके से समझ सकते हैं। तो इन विशेषताओं को यदि आप पढ़ते हैं तो इसी के साथ आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इनकी शासन व्यवस्था को भी, अगर इनके संविधानों की विशेषताओं को भी आप पढ़ेंगे तो आपको एक वाइड, मतलब एक व्यापक दृष्टिकोण बन पाएगा और आप एक तुलनात्मक, जैसे संविधानों की तुलना जो अरस्तू ने की थी कि उसने करीब 158 संविधानों को अध्ययन किया था और उसके बाद अपने निष्कर्ष निकाले थे। तो इस तरह से आप जब वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे, विभिन्न संविधानों को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगी। तो भारतीय संविधान एक अनूठा संविधान और बहुत अधिक विकसित, लिखित, व्यापक संविधान कहा जा सकता है। तो इस रूप में भारतीय संविधान की विशेषताओं को आप आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।